चलो अगला करते हैं शुरू से, है ना। ठीक है, स्वर हो गए थे हमारे, व्यंजन हो गए। ठीक है, देखो हम कर क्या रहे थे कि वर्णों के भेद की बात कर रहे थे हम, है ना। वर्ण के भेद कितने थे हमारे हिंदी वर्णमाला के अनुसार? दो। एक था हमारा स्वर, दूसरा था व्यंजन। अगर पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी? देखो, वर्णों की संख्या, ना कि वर्णों के भेद। वर्णों की संख्या कितनी है? 11 स्वर थे, 33 कितने थे? व्यंजन थे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44। और अगर कुल की बात की जाएगी तो वो कितने होते थे? 52। 52 हमने देखे थे कौन कौन से थे हमारे। स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25 थे। स्पर्श और स्पर्शी में अंतर पता है। उसके बाद आते थे हमारे अंतस्थ, कितने थे? 4। ऊष्म 4, संयुक्त 4, और उसके बाद थे द्विगुण व्यंजन, विकसित या फिर उत्क्षिप्त, कितने थे वो? 2। मूल व्यंजनों की बात की गई थी तो वो कितने थे? 33। और अगर कुल व्यंजनों की बात की गई थी वो कितने थे? 35। ठीक, देखो 35। और अगर वर्णों के कुल भेद की बात की जाएगी तो वो कितने थे हमारे? 2 स्वरों की सहायता से, और जो व्यंजन की सहायता से बोले जाते थे वो कितने थे? हाँ जी, यह देखो 25 हो गए, 4 हो गए, 29 4, 33 4, 37 2, 39, ये हो गए 39। इसमें हो गए हमारे 11। कितना हो गए? 40, 50। अब कुल वर्ण पूछे थे वो कितने हैं हमारे? ये देखो, बच गए कौन से? योग हमने जिनका किया नहीं, अब कर लेते हैं योग उनका, है ना। कौन कौन से थे वो? अंग और आ। अंग में जो ये बिंदक है इसको बोलते थे अनुस्वार, और आ में जो बिंदियम है इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्गों का उच्चारण किसकी भांति बताया था? ह की भांति बताया था। ठीक है, यहां तक कि हो गया हमारा क्लियर। अब देखते हैं इसका उच्चारण स्थान किस प्रकार से होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा उच्चारण स्थान। देखो, उच्चारण स्थान में हमारा किस तरह से आता है। ठीक, देखो, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ख, ग, घ और ये आ गया अंग। छ, ज, झ, ञ, ठ, ड, ढ और ण। थ, द, ध और न। फ, ब, भ और म। इनको बोलते थे हम स्पर्श व्यंजन। और जैसे ही हमने बोला कि स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है तो कितनी हो गई थी? 20 हो गई थी। देखो ये क वर्ग में आता है। ठीक है, किसमें? क वर्ग में। ये आता है च वर्ग में, ये आता है ट वर्ग में, ये आता है हमारा त वर्ग में, और ये आता है हमारा प वर्ग में। जो हमारा क वर्ग का उदाहरण है बोला जाता है कंठ से। ऐसे करके मान लेते इसको। ठीक है, जो हमारा पहले वाला हिस्सा होता था उसको बोलते थे हम, ये वाला हिस्सा ओष्ठ। होंठ को क्या बोलते थे? ओष्ठ। होंठ के पीछे का भाग किसका था हमारा? दांत। ठीक, होंठ के जस्ट पीछे का भाग दंत। अब दांत किसके साथ लगे हुए थे हमारे?
मसूड़े के साथ, है ना, जिसको क्या कहते थे, मूर्धा। ये वाला जो हिस्सा होता था हम इसको बोलते थे क्या, कंठ। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा इसको बोलते हैं तालु। हमारी भाषा में बोलते हैं, साइंस में नहीं बोलते इसको। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि कंठ और मूर्धा के बीच का भाग क्या कहलाया जाएगा, तालु। दांत और तालु के बीच का भाग क्या कहलाया जाएगा, मूर्धा। ओष्ठ और मूर्धा के बीच का भाग क्या कहलाया जाएगा, दंत। क्लियर है यहां तक। अब ये देखो जो क वर्ग का उदाहरण है हमारा, इस वाले को छोड़ के क ख ग घ बोल के देख लो, यहां पे वाइब्रेशन होगी, क ख ग घ, हो रही कि नहीं हो रही। अब अगला देखो हमारा च से, ये बोला जाता है तालु से। च छ ज, हो रही है यहां पे वाइब्रेशन, च छ ज, ये बोला जाता है हमारा तालु से। जो हमारा ट वर्ग है ये बोला जाता है मूर्धा से। मूर्धा वाला हिस्सा कौन सा हमारा, दांत के जस्ट पीछे का, जहां पे क्या है, मसूड़े। ट, जीभ यूं आ रही है थोड़ी सी लपक के, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। अगला चलो त वर्ग का जो उदाहरण है, बोल के देख लो, त, जीभ दांत के साथ टकराएगी, त थ, तो कहां से बोला जाएगा, ये दंत से। और जो हमारा प फ ब भ है ये किससे बोला जाता है, प फ, ये होंठ से बोला जाएगा, होंठ। बोल के देख लो, जीभ लोमड़ी इधर आ रही है आगे को, है आ रही कि नहीं आ रही, हाँ, प फ ब। बाकी शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलेगा यहां से, ना कंठ ना तालु ना मूर्धा ना दंत ना ओष्ठ। यहां तक तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। इस वाले को पांचवें अक्षर को आपने देखना है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक मतलब जिनका क्या है, उच्चारण नाक और मुंह के साथ होगा, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक। वर्ण का जो पांचवा अक्षर होगा वो बोला जाता है अनुनासिक से। स्पर्श व्यंजनों के बाद आते थे हमारे अंतस्थ, य, र, ल और ब। ये देखो पहले वाली लाइन छोड़ देनी आपने यहां से, ये देखो य का उच्चारण ता। य के बाद हमारा कौन सा था, र कैसी दबनी थी, लुंठित, ठीक। र का उच्चारण स्थान मूर्धा से। अगला है हमारा ल, ये किससे बोला जाता है, दंत से। और एक आता है हमारा ब, इसको अभी रहने दो, व, हाँ जी। अंतस्थ के बाद आता है हमारा उष्ण, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, पहली लाइन को छोड़ दो, श शंकर वाला, ये देखो स षटकोण वाला, और ये सरस्वती। हो यहां पे नहीं रखना हमने, हो को हम कहां रखेंगे, ऊपर। हो का उच्चारण कंठ से होता है हमारा, ठीक है, हाँ जी। और जो हमारी विसर्ग थी उसका उच्चारण भी किसकी तरह हुआ था, हो की भांति हुआ था। देख लो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और एक ये है 33। मूल व्यंजन कितने थे हमारे, 33। अब ये वाला जो व है ये बना था ओ प्लस अ से। इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये बोला जाता है दंत और ओष्ठ दोनों से। चलो आगे। अब आता है हमारा स्वरों का जो उच्चारण स्थान वो किस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखो जो हमारे स्वरों का उच्चारण है वो किस तरीके से होता है। देखो छोटा अ
और बड़ा आ किससे बोले जाएंगे? इस वाले हिस्से से। अ आ वाइब्रेट हो रहा है। अ आ मैं खुद तो नहीं बोल रहा हूँ, वाइब्रेशन हो रहा है। अगला है ई ई ई ई ई ई बड़ी वाइब्रेशन। हाँ, अगला आता है उ ऊ। तो यहाँ पे हमारा जो है कोष्ठी ही हिलता है, देख लो उ ऊ ये वाला हिस्सा है ना। हाँ, अगला है री। तो री कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। अगला आता है हमारा ए और ए। ये दोनों से बोला जाता है, कंठ और तालु दोनों से। ओ और औ ये बोला जाता है कंठ और ओष्ठ दोनों से। हो गया उच्चारण स्थान? कोई बचा? अब बचा हो तो बताओ। चलो आगे। ठीक है, अगर आपको यहां से समझ नहीं आता है तो इसका एक और लॉजिक है, वो कैसा है देखते हैं। ये देखो, देखो पहली बात है इसमें अकह विसर्ग, यह आ गया हमारा कंठरा। पिछले वाला और इस वाले को आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, अगर कोई छूटा तो पूछ लेना फिर मेरे से, एक बार नहीं 100 बार, ठीक है। अकह विसर्ग कंठराम। पिछले वाला जो आपने डायग्राम बनाया है ना, डायग्राम बनाया है उसको देखना है और इसको देखना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखना है। अगला है इचियस। इचियस भी है तालुरा। अगला है रिटस। रिटस से जानो मूर्धा और रिटस से पुकारो दंत। उप आते हैं ओष्ठ में। केवल वो जिसका पेट फटा हुआ नहीं है, वो किससे बोला जाएगा? दंतोष्ठ। ए और ए कहे कंठ तालु, छोटा ए और बड़ा है, ए और ए कहे कंठ तालु। ओ और औ कंठोष्ठ। देखो जो वर्ण का 5वां अक्षर था हमारा, वो किससे बोला जाता था? नासिका से। कहा है नासिक? महाराष्ट्र का एक जिला है। हमारे उच्चारण स्थानों में नासिका ये है, नाक और जिससे उच्चारण होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नासिका से 5वां अक्षर। देखो जिह्वा रखो प्रकोष्ठ। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसमें, है ना। वो पिछली बार जो डायग्राम बनाया था हमने, है ना, वो अगर ज्यादा इजी लगता है तो वो सही है, अगर ये ज्यादा इजी लगे तो ये ज्यादा सही है। दोनों में उच्चारण स्थान ही, ठीक। ये देखो ये कहानी बीच की हटा रहा हूं मैं ना। ओ से हमने क्या करना है कि जितना भी हमारा हो तक है तो हमने पूरा ही लिख लेना इसमें। देखो शुरुआत करूं मैं ओ से। देखो ओ और आ,
किससे बोले जाएंगे? कंठ। अगला छोटा ई और बड़ा ई, ये बोले जाते हैं तालु से। उसके बाद क्या आता है हमारा? उ ऊ। ये देखो ऊ कहां छुपा है? ये है, ये छोटा ऊ, ये बड़ा, किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। अगला कौन सा आता? री, ये बैठा है री। आपने बस डायग्राम देखना, वो आपके जो डायग्राम बना है ना, अगर इसमें नहीं मिला तो पूछना है मेरे को। री मूर्धा से ही है ना। देखो ए और आय क्या बताए थे? कंठ और तालु दोनों से। ये बैठे हैं ए और आय, किससे बोले जाएंगे? री का उच्चारण स्थान र है ना। हाँ, री का उच्चारण र की भांति होता है, बिल्कुल। ए और आय जो होते हैं वो बोले जाते हैं कंठ और तालु दोनों से। किससे? कंठ और तालु से। उसके बाद आता है हमारा ओ और औ, किससे बोले जाएंगे? कंठ और ओष्ठ दोनों से। हो गए स्वर यहां तक। अंग और आ जो थे वो क्या थे? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अयोग वाक्य, जो ना तो स्वर थे ना ही व्यंजन। ठीक, आगे चलो। देखो क वर्ग में सिर्फ पांचवें वाले को छोड़ के क ख ग घ, किससे बोले जाएंगे? कंठ से। उसके बाद क्या आता है हमारा? च वर्ग। च वर्ग में देखो कौन सा होता है इसमें कहीं च वर्ग? ये है च वर्ग। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो किससे बोला जाएगा? तालु से। च छ ज झ तक। उसके बाद आता है हमारा ट वर्ग। ये है हमारा ट वर्ग। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, ठ का क्या है, ड का क्या है, या फिर ढ का क्या है, पता होना चाहिए हमें बस। ट ठ ड ढ, किससे बोले जाएंगे? ये मूर्धा से। अगला आता है हमारा त वर्ग। ये है त वर्ग। त थ द ध, किससे बोले जाएंगे? दंत से। उसके बाद आता है हमारा प वर्ग। प फ ब भ, किससे बोले जाएंगे? ये ओष्ठ से बोले जाएंगे। ठीक है, पर वहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा है प फ ब, इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान दोनों का अलग अलग है, और एग्जामिनर यहीं पे हमें कंफ्यूज करेगा। ठीक, ये जो वो है ये बोला जाता है केवल वो, दंत और ओष्ठ दोनों से। वो संधि विच्छेद हमने इसका देखा था, उ प्लस अ से मिलकर बना है। एक्चुअल में ये वो नहीं, वो है। ठीक, प वर्ग हो गया हमारा। हाँ जी, इसके बाद कौन से आते हैं हमारे? अंतस्थ। अंतस्थ में क्या आता पहले? यो, ये बैठा यो। ये देखो अंतस्थ बन यो र ल और ब। यो का उच्चारण स्थान तालु से। री और र का उच्चारण स्थान, री का मैंने बोला था पहले वाले लेक्चर में कि री का उच्चारण किसकी भांति होता है? र की भांति। और मात्रा को कितने प्रकार से लिख सकते थे? 3 प्रकार से। री का उच्चारण र की भांति, और उस मात्रा को हम कितने प्रकार से लिख सकते थे? 3 प्रकार से। हाँ जी, तो री और र का उच्चारण स्थान जो है वो होता है हमारा मूर्धा। उसके बाद आता है हमारा ल। ये देखो री और ल, दंत। वैसे ये नहीं जैसे डायग्राम बनाया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वो, ये वाला केवल वो दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाएगा। अंतस्थ के बाद आता है हमारा ऊष्म। ऊष्म में सबसे पहले कौन सा आता है? शिव। कौन सा? शंकर वाला। यह है शिव शंकर वाला। उसके बाद शिव षटकोण वाला, ये बोला जाता है मूर्धा से। उसके बाद सरस्वती, ये किससे बोला जाता है? दंत से। उसके बाद हो, ये बोला जाता है कंठ से। हो गए यहां तक क्लियर? चलो ठीक है, उच्चारण स्थान की बात हो गई हमारी। अब चलते हैं हम अपना अगले टॉपिक पे। इसी में हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमने देखा था अल्पप्राण भी होते हैं, महाप्राण भी होते हैं, है ना।
घोष भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। किस तरह से होते हैं वो देखो। देखो अगर पूछा जाता है कि श्वास के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, लिखना है तो लिखो। श्वास के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण होता है 2 प्रकार से। अल्पप्राण, महाप्राण, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है स्वर तंत्रियों के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक होता है हमारा घोष, जिसको हम सघोष भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है अघोष। देखो हमने व्यंजन में देखा था कि ये हमारा क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये ण है ना। ये वर्ण का कौन सा अक्षर है? पहला ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा। आपने सिर्फ इसमें कोड याद रखना है, ठीक है। जो वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होंगे वो बोले जाएंगे अल्पप्राण से। देखो किसके आधार पे थे ये वर्णों का वर्गीकरण? श्वास के आधार पे। कितने भेद थे? 2, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण से अब देखो प्राण तो निकलेंगे कितने? अल्प होता है थोड़ा, और जब प्राण निकलेंगे तो कितने निकलेंगे बोलते समय, है ना? ज्यादा। जब हमें जोर ज्यादा लगेगा तब क्या होगा? वो हमारा महाप्राण, और जब जोर कम लगेगा तो वो क्या होगा? अल्पप्राण। बोल के देख लो, क जोर लग रहा है? नहीं लग रहा। ग लग रहा है? ण, ङ, यही है ना? ङ। तो जो ये हमारा वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है ये बोले जाते हैं अल्पप्राण से। और जो हमारा दूसरा और चौथा होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण ये बोले जाते हैं महाप्राण से। और स्वर तंत्रियों के आधार पे जो वर्णों का वर्गीकरण था वो होता है हमारा 2 प्रकार से। एक होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। घोष और अघोष ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। देखो अल्पप्राण का विलोम शब्द पूछता है तो क्या होगा? महाप्राण। घोष का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो क्या होगा? अघोष। इसमें रहता है आपका जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वो, और अघोष में रहता है हमारा पहला और दूसरा। देखो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। संख्या कितनी हुई अभी इनकी? ये देखो 3, 6, 9, 12, 15। अभी तक कितने हुए हैं? 15। यहाँ कितने हुए? 10। इसमें भी वही प्रोसेस है। ये देखो, अरे रखने की जरूरत नहीं है इसको, बस एक बार ऊपर से कर दिया ना। ये देखो क च ट त प होगी, कचट तप। क्या होगी? कचट तप। हाँ बस लिखने की जरूरत नहीं है इसको। दूसरा वर्ण भी है कि बोल तो है तो बोल
देता हूँ, लो लिख लेते हैं। चो छो टो ठो तो थो पो फो, इसमें क्या आएगा? क ख ग घ ng, चो छो जो झ ण, टो ठो ड ढ ण, तो में तो थो द ध और न, प फ ब भ और म। लिख दिया? ठीक है। देखो यहां तक तो हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन। ये थे हमारे कितने? 25। 15 ये हो गए, 10 ये हो गए, 25। 15 ये हो गए, 10 ये हो गए, 25। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि यहां से बनता है कि अल्प प्राणों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी होती है वो? 31। महाप्राण की कुल संख्या 15। बाकी आप देख लेना जोड़ के कितनी बनती है। ठीक है, हाँ जी। स्पर्श के बाद आते हैं हमारे अंतस्थ, य र ल और व। ये बोले जाते हैं अल्प प्राण से। देखो जो चीज यहां पे होगी ना अल्प प्राण में, वो चीज हमारी घोष वर्ण से भी बोली जाएगी। ठीक है, घोष को क्या बोल देते हैं? सघोष भी बोल देते हैं। देखो अब अगर अंतस्थ किसमें आए हैं हमारे, तो अंतस्थ किससे बोले जाएंगे? इस वाले से। सबसे बढ़िया मेथड है ये डायग्राम को समझने का। जो चीज यहां बोली जाएगी वो वहां भी बोली जाएगी। ठीक, ये देखो य र ल और व। अंतस्थ के बाद आते हैं हमारे ऊष्म। अब जो हमारे अंतस्थ यहां पे बोले गए थे, यहां और यहां, है ना, पहले और तीसरे में जो ऊष्म व्यंजन होंगे जिनसे क्या होगा? मुख से गर्म वायु निकलेगी। ठीक है, मुख से कौन सी वायु? गर्म वायु। वो यहाँ और यहाँ पे बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद का विषय है, उस पर ध्यान देना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है वो। देखो ऊष्म होते हैं हमारा श, स, श और ख। ये बोले जाते हैं हमारे महाप्राण से। जब मुख से हमारा क्या है? घर्षण होता है और मुख से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, अब जो चीज यहां से बोली जा रही है वो किससे बोली जाएगी? देखो ये वाला जो था हमारा अंतस्थ, एक तो बोला गया ये अल्प प्राण से, दूसरा बोला गया ये घोष या फिर सघोष से। अब इसमें देखो ये है हमारे ऊष्म। ऊष्म व्यंजनों में जो यहां से बोली गई थी महाप्राण से चीज, वो किससे बोली जाएगी? अघोष वर्ण से। ये देखो ष षटकोण वाला, सरस्वती वाला, और एक होता है इसमें हो। लेकिन हो अपवाद का विषय है, वो इससे ना बोल के फिर किससे बोला जाएगा? इस वर्ण से। इस वर्ण से, हाँ इस वर्ण से हो बोला जाता है। फिर इस वाले से या तो ये बोला जाएगा घोष वर्ण से या फिर बोला जाएगा ये महाप्राण से। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही रहता है कि हो वर्ण है, अल्प प्राण है, घोष है या फिर अघोष है। दोनों का एक साथ नहीं ले सकते, या फिर होगा तो ए और बी दोनों में। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना वहां पे। ठीक, 15 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए? 19। 10 ये थे, 4 ये हो गए, कितने हो गए? 14 हो गए। अब इसकी संख्या आप खुद ही गिन लो कितनी है। अल्प प्राणों की कुल संख्या कितनी बताई थी? 31। महाप्राण की कुल संख्या कितनी बताई थी? 15। अभी हुए कितने हैं? 19। देखो स्वर कितने थे हमारे? 11। जितने भी स्वर आते हैं हमारे वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। एक आएंगे वो अल्प प्राण के अंतर्गत और दूसरा आते हैं वो हमारा अघोष। 11 स्वर। अब जोड़ के देख लो, 30 हो गए, यहां पे 14 हो गए, यहां पे कितने हो गए? 15।
26 4 30 1। हाँ, अब देखो कुल संख्या तो इनकी 31 है, बचा कौन सा हमारे पास है? हाँ, द्विगुण व्यंजन में जो उसके नीचे क्या था हमारा, बिंदी लगी हुई थी, ये वाला और ये वाला, ड और ढ। देखो ये वाला जो ड है ये बोला जाता है अल्प प्राण से, और जो ढ है हमारा ये बोला जाता है महाप्राण से। अब देख लो अल्प प्राणों की संख्या हुई है 31 की नहीं, 15 4 19 1 20 10 30 और 1 31। यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अल्प प्राणों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी 31। महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है 15, 10 4 14 और 1 15। अगर पूछा जाए कि गोष्ठी कितनी है तो देख लेना गिनती कितनी होती है। अगर पूछा जाए अघोष्ठी कितनी होती है तो वो कितनी हो जाएगी। देखो वर्णमाला में हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, अ से शुरू होती थी हिंदी हमारी, है ना, और अनपढ़ से, और खत्म कहाँ होती थी ज्ञानी तक। हिंदी लैंग्वेज ही ऐसी है, कोई बात नहीं, अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बनाती छोड़ती है, ठीक है। पता है ना आपको उसके बीच में हमने क्या क्या देखा था, नहीं देखा तो आराम से देख लेना एक बार फिर से, है ना। तो आ ई उ ए ओ करना, जब हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम से लिखते हैं ओ से ज्ञ तक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, मतलब उसको जब हम ओ से ज्ञ तक लिखते हैं एक वर्णों के अनुसार, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाया जाता है। एक क्वेश्चन लिखना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है वर्णमाला। और कोई डाउट है इसमें, पक्की बात है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है हमारा, है ना। तो अगली क्लास हम कल देखेंगे फिर, ओके।